क्या आपको पता है कि जहां आज राष्ट्रपति भवन और संसद भवन खड़े हैं, वहां कभी रायसीना नाम का गांव हुआ करता था। जहां आज कनॉट प्लेस की चमक है, वहां कभी माधोपुर गांव की रियाया के खेत थे। जहां पुराना सचिवालय है, वहां चंद्रावल गांव हुआ करता था। इंडिया गेट जटवाड़ा गांव पे बसा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली सिर्फ देश की राजधानी नहीं, यह गांव के ऊपर बसा हुआ शहर है। और आज इसी दिल्ली में एक भी गांव शेष नहीं है, जबकि आजादी के बाद के रिकॉर्ड बताते हैं कि यहाँ 366 गांव मौजूद थे। हर गांव का अपना इतिहास था, अपनी बोली थी, अपनी पंचायत थी, अपनी परंपराएं थीं। लेकिन तेजी से फैलते शहर ने इन गांवों की पहचान को धीरे धीरे धुंधला कर दिया। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अपने सहयोगी विनोद डबास के साथ, जो दिल्ली की पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ एक गांव है। हम समझते हैं कि आज जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी गांवों को शहरीकृत कर दिया है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा वहां के लोगों के जिंदगी पे। रोजमर्रा की जिंदगी उनकी कितनी बदलेगी, और यह भी समझेंगे कि शहरी गांव और ग्रामीण गांव में फर्क क्या होता है। डबास जी, शहरी गांव और ग्रामीण गांव अगर हम कह रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, फर्क क्या है? देखो संतोष जी, मैं बताऊं, अब तो जैसे सभी शहरीकृत गांव हो गए, लेकिन जो है 1917 से पहले ग्रामीण गांव और शहरीकृत दोनों थे गांव। और जो ग्रामीण गांव ज्यादा थे, शहरीकृत कम थे। और जो है सरकार ने ग्रामीण गांव में सुविधा उपलब्ध कराने की काफी कोशिश की थी, और मगर शहरीकृत गांव में सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया था। ग्रामीण गांव में जो है ना, शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक मिनी मास्टर प्लान बनाया गया था 1984 में। तो उसके तहत जो है गांव में 15 ग्रोथ सेंटर यानी विकास केंद्र बनने थे, और उसकी शुरुआत 1998 में हो भी गई थी। कंजावला गांव में राष्ट्रपति को बुला के एक विकास केंद्र ग्रोथ सेंटर की बुनियाद रखी गई ग्रोथ थी। सेंटर क्या था, मतलब क्या एक मतलब डेवलपमेंट का इंजन के तौर पे परिकल्पना की गई थी इसकी? उस ये जो 15 ग्रोथ सेंटर बनाने का जो प्लान था, उनके तहत जो है गांव वालों को उनके बीच में ही सभी सुविधा उपलब्ध करानी थी। मतलब स्कूल है, कॉलेज है, जो है प्रशासनिक कार्यालय है, मतलब सभी थी। और तो जो 1998 के में बुनियाद रखी गई थी, और इसी दौरान बापडोला गांव में जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था, वहां भी ग्रोथ सेंटर बनना था। और लेकिन उसमें जो है आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ आधारशिला और जमीन अधिग्रहण तक ये चीज रहेगी। और जो है आज कंझावला गांव में तो कुछ भी नहीं है, वो चीज ही खत्म होगी। इसके अलावा तीन जो एक और उसमें प्लान बनाया गया था कि तीन तीन गांव पे एक मिनी ग्रोथ सेंटर बनाने थे। मतलब वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया और लागू नहीं हो पाया ना? उसमें से सिर्फ एक ही चीज लागू हुई कि गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाने। और तो उस दौरान जो है, शहरीकृत गांव में नहीं ग्रामीण गांव की बात कर रहा हूँ, तो 74 ग्रामीण गांवों में जो है मिनी मास्टर प्लान के तहत कम्युनिटी सेंटर बनाए गए। लेकिन आज वो खंडर हो चुके हैं, उनकी भी कोई देख रेख नहीं हुई, ना उनके माध्यम से लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने की कोई शुरुआत हुई। और इस दौरान 135 जो गांव शहरीकृत घोषित कर दिए गए थे, उन गांवों में केवल सीवर व्यवस्था की एडिशनल दी गई ना? दी गई, और कोई अलग सुविधा नहीं मिली। अब तो खैर वो जो आप बता रहे हैं कि एक सर्च इंजन या सेंटर तौर पे डेवलप करना था सरकार को, जो प्लान भी बनाया हुआ था, जो बता रहे हैं कि मिनी मास्टर प्लान था वो, अब उसकी तो बात ही बेमानी है, क्योंकि सारे गांव शहरीकृत हो गए हैं। सारे गांव शहरीकृत हो गए हैं, तो वो जो प्लान था वो तो नील हो गया। अब हमें ये समझना था आपसे कि जो शहरीकृत गांव हुए हैं, अभी कुछ हालिया हुए हैं, कुछ पहले से होते आए हैं, क्योंकि ये सिलसिला भी लंबा चला जो आप बता रहे थे। हाँ, मैं आपको बताऊं, 1963 में जो है ना, दिल्ली में ग्रामीण गांवों को शहरीकृत गांव घोषित करने की शुरुआत की गई थी। उस दौरान 19 गांव शहरीकृत घोषित किए थे। उन 19 गांवों में जो दिल्ली का सबसे ऐतिहासिक गांव मेहरौली था। इसके अलावा सुकुरपुर गांव, जो यहाँ हम बैठे हैं, इससे यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे ही, वो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश, वो उन्हीं का गाँव है। और इसके बाद 1966 में 72 गाँवों को शहरीकृत घोषित किया गया। ये सब पहले मास्टर प्लान के दौरान किया गया, जब मास्टर प्लान आना था या आ गया था। तो दूसरा मास्टर प्लान जैसे 1981 में आया, और तो उसके बाद जो है ना, 20 गांव को फिर जो 24 गांव को फिर शहरीकृत घोषित किया गया। फिर 1994 में जो है 20 गांव को घोषित किया, यानी 4 पीरियड में जो है 135 गांव को शहरीकृत घोषित कर दिया गया था। बड़ा दिलचस्प है कि जहां हम लोग इस समय बैठे हुए हैं, मादीपुर गांव है ये,
ये भी इनिशियल शुरुआती स्टेज में ही इसको शहरीकृत किया गया है। लेकिन जहाँ पे इस समय हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे पीछे कुआं है, और कुएं को हम देखेंगे तो कुएं में पानी होना जरूरी है, लेकिन कुएं को एकदम बंद कर दिया गया। सरकार मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार ने शहरीकृत गांवों के साथ क्या किया है, जबकि ये 4-5 दशक पहले जो है शहरीकृत हुआ था। कुआं है, कुएं के बगल में झील है, एक बड़ा तालाब है, इसकी अपनी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। ये माना जाता है कि ये देवी सरोवर है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो भी उपेक्षा का शिकार पड़ा हुआ है, पानी नाम मात्र का है, और जो पानी है, और बड़ा दिलचस्प है समझना, जो पानी है भी उसमें भी मछलियां हैं अभी, मतलब जो पानी है वो पॉल्यूटेड नहीं है। अगर इसमें पानी कहीं से भरा जाए, पानी भरने का इंतजाम हो, तो जो ये वीराना तालाब सा पड़ा हुआ है उसको भी ठीक किया जा सकता है, और यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनकी जिंदगी भी आसान की जा सकती है। लेकिन सरकारी उपेक्षा और स्थानीय लोगों की बेरुखी भी इसमें कुछ हद तक काम कर रही है। उसकी वजह से आज जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तालाब के बीच में, तालाब के पेट में बैठे हुए हैं, उसमें पानी नहीं है। जबकि यहाँ बताते हैं लोग कि 2-2 हाथियां डूब जाती थी इस तालाब के अंदर, इतना गहरा ये तालाब हुआ करता था। लेकिन आज पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, नाम मात्र का पानी है, गर्मी का मौसम है। जबकि दिल्ली जो है खुद ही वाटर क्राइसिस से गुजर रही है। दिल्ली में अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है। जो झील, तालाब वगैरह थे, सारे के सारे जो है खत्म हो गए हैं। वो किस तरह से खत्म हो रहे हैं, वो भी ये मादीपुर का तालाब, जो धार्मिक मान्यता जिसकी है, धार्मिक मान्यता होने के बावजूद भी जो है ये तालाब सूखा पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं इस बारे में आपको बताऊं, जैसे जैसे शहरीकृत गांव हुए हैं, तो इन गांवों के पास जो जैसे ये तालाब है, तालाब भी थे और ग्राम सभा की जमीन भी थी। उसके माध्यम से वो ग्राम सभा की जमीन इसलिए छोड़ी गई थी गांव वालों को सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जैसे गांव शहरीकृत घोषित किए तो सब ये डीडीए ने अपने अंडर में ले लिए। ये तालाब भी डीडीए के अंडर में है। तो डीडीए जो है ना, तो अब ये गांव वाले यहाँ काम कर सकते, क्योंकि डीडीए के अंडर ना डीडीए काम कर रहा है। अभी जो आपको जितना भी दिख रहा है, गांव वालों के प्रयास से या इलाके के जनप्रतिनिधियों के प्रयास से कुछ काम हो रहे। जैसे अभी हमने अभी देखा था, यहाँ एक शिलापट लगा हुआ था। तो जो इलाके के सांसद, बहुत पुराने सांसद है, उन्होंने अपने हेड से, अपने फंड से काम कराए, मतलब डीडीए ने कोई काम नहीं किया। अब जो है ना, गांव वालों के साथ यही दिक्कत है, वो ना तो शहर के वासी रहे, ना वो गांव के वासी रहे हैं। सरकार भी जो है इतिहास को संजोने की, अपनी परंपराओं को बचाने की बात भी करती है। जबकि दूसरा इसका पहलू है इस गांव का, ये जो नकुल और सहदेव, पांडव के 5 भाइयों में दो आखिरी 2 छोटे भाई थे, उनकी माँ माद्री थी, उनकी माता का गांव था ये। और अगर देखेंगे पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो जो तालाब, वो मंदिर वो दिख रहा है, शीर्ष दिख रहा है, वो भी बताते हैं कि ये पांडवकालीन मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसकी बहुत पुरानी मान्यता है। अभी भी लोग जो है, शायद दिल्ली का दूसरा बड़ा मंदिर है जहाँ पे जो है कांवड़ यात्रा का दौरान जल चढ़ाया जाता है। हाँ, तो मतलब परंपरा को भी नहीं सहेज पा रही सरकार। ये जो मंदिर है, इसमें जो इतना डेवलप है या ये सुचारू रूप से चल रहा है या बना, ये गांव वालों ने अपने प्रयास से ही किया है। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि डीडीए के अंडर में है सब लैंड, डीडीए करने नहीं दे रहे। और कई गाँव में ऐसे मामले आए हैं कि डीडीए नहीं करने देती, कि नहीं ये तो हमारी लैंड है। और तो ये जो मंदिर आप सही करें, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। जैसे सावन के महीने में यहाँ जो चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर है, उसके बाद सबसे ज्यादा लोग यहीं आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और जैसे हरिद्वार या गंगोत्री से कावड़ लेके आते हैं कावड़िया, वो भी यहाँ बड़ी संख्या में जो है कावड़ चढ़ाने आते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और यहाँ बताते हैं 1 लाख से अधिक कावड़िया आ जाते हैं, और पूरा यहाँ एरिया जो है कावड़िया में हो जाता है। और ये जो है पांडव जब यहाँ पर जो इंद्रप्रस्थ बसा, तो इधर आए थे, तो तभी है ना द्रौपदी का व्रत था, और तो उन्होंने शंकर भगवान की पूजा करनी थी, तो उन्होंने यहाँ शिवलिंग बनाया था। और तो जो मान्यता है, जो मान्यता बताते हैं, जो लोग भी बताते हैं, जो लोग कथाएं हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि द्रौपदी ने यहाँ के आके शिव जी का व्रत किया हुआ था। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है सरकारी बेरुखी का। मतलब हम इस गांव के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसको अगर सैंपल माना जाए दिल्ली के शहरीकृत गांवों का, तो किस तरह से दिल्ली के शहरीकृत गांव शहर कागजों में हैं, लेकिन वहाँ की जो सुविधाएं हैं, वो भी जो पहले बनी बनाई सुविधाएं थी, वो भी उपेक्षा की शिकार है। हाँ, आप संतोष जी ठीक करें। मैंने अभी बताया था कि केवल एक शहरीकृत के नाम पे एक सीवर व्यवस्था बनी है, और कई गांव तो ऐसे हैं कि उनके चारों तरफ 4 दीवारी कर दी। जैसे एयरपोर्ट के पास है शाहबाद मोहम्मदपुर गांव, जैसे है ना, उस गांव की एक एंट्री है,
अभी आपने देखा जब किसी मकान में आग लग जाती है कहीं, एक सवाल खड़ा होता है, एक एंट्री थी इसलिए लोग नहीं निकल पाए और मर गए। अब ये देखो, यहाँ तो एक मकान का मुद्दा बहुत बड़ा बन जाता, कोई घटना, लेकिन एक गांव का मुद्दा आज तक नहीं बना कि उस गांव को जो है जेल खाने में क्यों बंद कर रखे, सिर्फ एक एंट्री क्यों है। और तो हाँ, ऐसी जो है ना गांव की मतलब सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, बहुत घोर उपेक्षा हुई है। और इन पर टैक्स और नियमों का बोझ डाल दिया गया है। जैसे है ना, हाउस टैक्स ला दिया, बिल्डिंग बाइलॉज इन पे ला दिए गए, जबकि एक भी मकान आज तक एक भी मकान का नक्शा पास नहीं हो पाया है 2011 से अभी तक। आप देखो सारे गांव का। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस गांव के जरिए हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश, हम लोग भी खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के शहरी गांवों की हालात, लोगों की हालात कितनी सुधरी है। लेकिन जैसा कि जो दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं बनती है। क्या इतिहास है मादीपुर गांव का? तो जी मादीपुर गांव बहुत प्राचीन गांव है। ये शायद चौपाल भी बहुत पुरानी है, हाँ जहाँ जी। लोग बैठे हुए हैं। जी, ये मादीपुर गांव जो है पांडव काल से ये गांव बसा हुआ है। और माद्री जो थी नकुल और सहदेव की माँ, उसके नाम पे ये गांव बसा था। पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ बसाया हुआ था तो ये गांव जो है माद्री को दिया था। और माद्री के समय में पांडव जब अज्ञातवास में थे तो ऐसा कहते हैं, हमारे सीनियर लोगों से सुना है जो आज नहीं है वो इस संसार में, स्वर्ग लोग जा चुके हैं, वो कहते थे एक रात वो यहाँ रुके हैं माँ भगवती सरोवर पे। और उन्होंने शिवरात्रि का जो व्रत था, माद्री ने इसी गांव में व्रत को खोला है। तो इसलिए जो शिवलिंग है वो स्वयंभू बताते हैं लोग। तो उन्होंने घास फूस में से ढूंढा उसको शिवलिंग को, तो वहां अपने व्रत को खोला, अन्न ग्रहण तब किया जब शिव जी की आराधना कर ली। तो तब से ही यहाँ श्रावण मास में और महाशिवरात्रि पे साल में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है और पूजा आराधना करते हैं और जलाभिषेक लोग करते हैं। दिल्ली का बड़ा मेला होता है ये। दिल्ली का उस समय देहात का सबसे बड़े जो मेले थे गिने चुने, तो उनमें से ये एक मेला था। और इसके बाद बादली गांव है, वहां भी एक बहुत बड़ा मेला लगता था। और मेले में क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, खेती बाड़ी थी, तो यहाँ कुश्तियों का आयोजन किया जाता था। यहाँ के अखाड़े में से वो कहते थे भाई मैंने छुट्टी बोल दी, मतलब मेरे साथ कोई भी कुश्ती कर सकता है। तो ये गांव ने फैसला किया कि भी हम अतिथि का स्वागत करते हैं, तो मादीपुर गांव का पहलवान इस मेले में कुश्ती नहीं लड़ेगा, क्योंकि झगड़ा हो सकता है, अन्याय हो सकता है बाहर के पहलवान के साथ, तो उसका वेलकम करते हैं। इसलिए यहाँ का कोई पहलवान कुश्ती नहीं लड़ता था। लोकल कोई पहलवान नहीं लड़ता यहाँ का, इस गांव का, बाकी सब गांव के लड़ते थे, लोकल ही थे वो भी। तो उनमें से जो जीतता था उसको जो है वो मालाएं, फूलों की मालाएं, नोटों की मालाएं। तालाब जो बता रहे हैं माँ भगवती का तालाब है, उसका क्या वो है? ये जो माँ भगवती का जो तालाब है एक्चुअली ये सरोवर है और बड़ा धार्मिक सरोवर है। जब अपना अज्ञातवास में पांडव थे, मंदिर के बगल में ही है ना? मंदिर के बगल में ही है। और शिवलिंग की भी खोज की है, तो वो इसी वजह से की है कि वहां ये सरोवर बना हुआ है। ये योग माया ने भविष्यवाणी की थी, आकाशवाणी की थी कि भाई तेरा जन्म, तेरे को कंस तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। तो वो योग माया को उसने मारा, वो आकाशवाणी करती ऊपर चली गई। उसका कहते हैं कोई अंश वो इसी स्थान पे गिरा था, भगवती सरोवर के नाम से बाद में ये सरोवर बना। पहले सरोवर छोटा था, तो किसान थे जब फसल लेकर के, गल्ला फसल का लेके आते थे, तो किसान जो है वो अपनी फसल में से 2 रुपए 5 रुपए गांव के कुम्हार जो थे, टेक्निकल लोग गांव में रहते थे, उनको पैसा देके और उनसे छटाई कराते थे। करते करते ये इतना गहरा था, लोग कहते थे ऊपर नीचे 2 हाथी खड़े हो जाएं, तो इतना गहरा ये तालाब है। अभी भी है क्या ये? अभी भी है। और इसका बड़ी धार्मिक भावना थी। इसमें कोई लैट्रिन पेशाब करता था तो उसके घर में चिकने डले आते थे, पत्थर आते थे। गलती से कोई बाहर का आदमी जिसको पता नहीं था, ऐसा कोई आदमी ने कभी किया है। यही एक हमारे टेकचंद वर्मा जी, गांव का हम टेका सुनार बोलते थे, इसी चौपाल के पीछे रहते थे। उसकी चारपाई के चारों तरफ रात को डले पड़ेगी। और फिर उससे पूछा सुबह क्या कोई तूने गलती की? तो माँ भगवती के डले हैं। कह रहा भाई मेरे से गलती होगी, मैंने लेटरिन के हाथ धोए थे वहां। जब 1.25 रुपए का प्रसाद बांटो, माफी मांगो। उसके बाद उसके घर में वो कच्चे ढीले नहीं लगे, चोट भी नहीं लगी। ऐतिहासिक भी है। हाँ जी। पूरा गांव। एक मनोहर लाल था, वैश्य समुदाय से, हम कहते थे मनोहर बढ़िया। उनका एक लड़का था रामचंद्र ठेकेदार। उस रामचंद्र बहुत बड़ा भगत था। और गांव के कई थे, नोतराम सब इंस्पेक्टर थे दिल्ली पुलिस में, गांव के बहुत बड़े भगत थे। रतन सिंह जी
हमारे हरिओम के दादा, वो बहुत बड़े भगत थे। गांव के मतलब 10-15 लोग जो है वो नियमित जो जाते थे, वो क्योंकि किसान था, सुबह हल चलाता था 4 बजे जाके, तो वो घर में पूजा करता था, मंदिर पर कम जाता था। तो मनोहर लाल कहता था, मुझे मेले वाले दिन जब मैं छटाई करता हूँ, मुझे माँ लक्ष्मी का सोने का हाथ नजर आता है। उस समय बड़ा गरीब था, वो किराए पर रहता था। आज वो कई करोड़ की पार्टी है, और वो मेले पे कहीं भी हो, हिंदुस्तान में हो, विदेश में हो, मेले पे यहाँ आते हैं और भगवती के दर्शन करते हैं, भोले शंकर के दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तब जाते हैं। तो ये हमने बुजुर्गों से सुना है, आंखों से देखा भी है। सुधीर जी, जैसा कि ये शहरीकृत गांव है और ये आज से नहीं है, दशकों से 3-4 दशक हो गए जब इसको शहरीकृत किया गया था, तो वो कौन सी सुविधाएं हैं जो शहरीकृत होने के बाद इस गांव को मिली और क्या क्या चीजें अभी नहीं मिल रही हैं आपको? शहरीकृत होने के बाद तो मेन जो दिक्कतें थी, इससे पहले जो दिक्कत थी, एक तो सीवर की समस्या थी। सीवर हमारे यहाँ 81 में आ चुके हैं। उससे पहले लाइट की भी अच्छी समस्या अब कोई नहीं है, पहले आ चुकी थी। सड़कें हमारी सारी सीमेंटेड बनी है, लेकिन अब जो निगम पार्षद आया है, उसके आने के बाद गंदगी के इतने ढेर हैं गांव में चारों तरफ कि जब गांव में किसी भी रोड से हम गुजरते हैं, अंदर आते हैं, कोई भी एंट्रेंस है हमारी, सिर्फ कूड़े के ढेर आपको लगे मिलेंगे। उस पे कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई भाई आए, आप लोग भी आए होंगे, देखा होगा कि चारों तरफ गांव के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और सबसे पहले तो सफाई बहुत जरूरी है, ताकि कोई बीमार ना हो। स्वास्थ्य के लिए भी जो है सबसे पहले सफाई जरूरी है। बाकी बिजली है, सीवर का सिस्टम डेवलप हो गया यहाँ पे? सीवर का डेवलप है, सीवर में कोई दिक्कत नहीं है। पीछे नई लाइन डली थी यहाँ पे। पानी की सप्लाई वगैरह? पानी की सप्लाई ठीक है, 1-2 घंटा सवेरे आता है, 1-2 घंटा शाम को। पानी में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मेजर जो इशू है साफ सफाई का ही है? सुबह साफ सफाई, कूड़ा और गांव के चारों तरफ जो ढेर लगे हैं कूड़े के, वो उठ नहीं पाते हैं, सफाई नहीं हो पाती यहाँ पे। और एक गांव में जो हमारी सड़कें, जो फिरने की सड़क है, वो तो ठीक बनी है। गांव के अंदर हमारी ये सड़कें टूटी हुई है, नालियां सब टूटी हुई है, पानी घरों के सामने भर जाता है और सब ना पानी निकल पाता है। बड़े बड़े पत्थर नालियों पर रख दिए गए हैं ताकि स्वीपर को सफाई भी ना कर सके, और ना कोई ये सारा काम एमसीडी का ही होगा? ये सारा काम एमसीडी का है जी। लेकिन एमसीडी हमने मना किया जिस टाइम यहाँ पे सड़कें बन रही थी, नालियां, कि इस पे ढक्कन मत रखो, नालियों पे ओपन रहने दो ताकि साफ सफाई हो जाए। क्योंकि ढकने के बाद क्या है, किस घर के अंदर पानी नींव में मर रहा है ये नहीं पता। सब नालियां भरी पड़ी हैं, सफाई नहीं हो पाती क्योंकि पत्थर इतने हैवी हैं, एक आदमी स्वीपर नहीं उठा पाता उनको। और जगह जगह पानी के जो है पूरा भरा हुआ उनके नीचे, लेकिन साफ सफाई नहीं, जिससे मच्छर बीमारियां वगैरह पैदा हो सकती हैं गाँव के अंदर। हंसिंह यादव नाम है मेरा, और दिल्ली के अंदर सभी गांवों की जो पंचायत है उनके एक अम्ब्रेला के रूप में, छतरी के रूप में दिल्ली पंचायत संघ लगातार पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा है। तो सर्वप्रथम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जैसे दिल्ली में अब कोई भी गांव दिल्ली देहात का नहीं रह गया, सारे गांव जो है शहरीकृत हो गए, तो इस बदलाव को आप किस तरह देखते हैं? मैं इसी भी आपसे बात करना चाह रहा था कि मैं बधाई दूं सरकार को, या हम रोष प्रकट करें। जिस गांव में आप खड़े हैं और जिस इस महल के अंदर हम खड़े, महल ही मैं बोलूंगा, ऐसा कोई भी शहरीकृत जो गांव इन्होंने बनाए हैं, जिनको नाम अगर देना चाह रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग दिखा दें, या डीडीए जितनी भी सोसाइटियां या और जहां भी जो भी उन्होंने विकसित किया कॉलोनियां, ऐसा बहुत सुंदर एक दिखा दें ये लोग। जो गांव शहरीकृत नहीं हुए हैं अभी, आप वहां जाके देखिए, उनकी जो गलियां हैं, सड़कें हैं, बाहर का जो वातावरण है, वो बिल्कुल साफ स्वच्छ मिलेगा, कोई कूड़ा नहीं मिलेगा, कोई पानी सड़कों पे नहीं मिलेगा। जो शहरीकृत नहीं है, जो शहरीकृत हो चुके हैं लेकिन अभी भी शहर के वातावरण से दूर हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ। और शहरीकृत की परिभाषा ये नहीं शहरीकृत कर दिया तो भाई पानी दे दिया या सीवर डाल, ये शहरीकृत की परिभाषा नहीं है। माने प्रधानमंत्री ने देश में शौचालय हर घर में बनवा दिया, तो क्या सीवर लाइन डली है क्या? ये शहरीकृत की परिभाषा नहीं है। शहरीकृत की परिभाषा डीडीए ने जब पहले जो कॉलोनियां विकसित की हमारी, जो एग्रीकल्चर कोडियों के गांव जमीन लेके, वहां के उनके लिए सबसे पहले मार्केट डेवलप की, उनकी पार्किंग उनकी डेवलप की, उनके पार्क उनके बच्चों के लिए विकसित किए, उनके जो स्कूल है वहां हर कॉलोनी का स्कूल बनाए। परिभाषा शहरीकृत की वो है। तो क्या हर गांव में मिल गया है अभी? जो पुराने 3-4 दशक पुराने शहरीकृत हुए थे, या शहरीकृत होने का सिलसिला तो 1960 से ही चल रहा है, अब तक चल रहा है, अब जाके सारे गांवों को शहरीकृत किया जा सका है, तो क्या वो सुविधाएं वहां डेवलप हो गई हैं क्या? जैसे कि आप देखते भी होंगे, जाते भी होंगे, वहां लोगों से मिलते भी होंगे, इस वजह से मुझे तो ये समझ नहीं आया शहरीकरण या शहरीकृत की परिभाषा अभी तक है क्या। अब आप गांव में आएंगे, अभी इसी गांव में सभी जो मान्य सम्मान्य हमारे बुजुर्ग, सबने आपको कहा होगा गलियां खराब हैं, सड़कें खराब हैं, पानी सड़कों पे आ रहा है, पानी बिजली, ये समस्या नहीं है गांव की।
गांव की समस्या, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन का जो प्रावधान होना चाहिए था वो कहाँ है? हमारे बच्चों के लिए खेल कूद के मैदान, जो गांव से पहलवान निकलते थे, बच्चे गेम्स में आगे जाते थे, वो जगह कहाँ है? हमारी जो धरोहर है, प्राचीन शिव मंदिर जो है, भगवती सरोवर जो है, वो आज तक वो विकसित नहीं कर पाए हैं। तो शहरीकरण की मुझे नहीं उसकी क्या मूल भावना है उनके पीछे। मतलब कहने का मतलब ये कि सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि शहरीकृत नाम दर्ज कर दिया गया है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। सुविधा तो है नहीं, जो सुविधाएं थी गांव की वो भी छीन ली गई है। हमारी जो एग्रीकल्चर कृषि भूमि थी, जो ग्राम सभा के थी, वो गांव के लिए ही डेवलप, उसमें विकास की जो सुविधा देनी थी वो भी नहीं दी है। पंचायत संघ अपनी तरफ से क्या डिमांड करता है सरकार से कि क्या होना चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए यहाँ पे? हमने पिछले ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी अभी कुछ गांवों को और शहरीकृत किया गया है, तो वो चीज सारे गांवों पे इम्प्लीमेंट हो। अभी काफी जो गांव है उसमें मेरे ख्याल से 150 से ऊपर जो गांव इस परिधि में आ रहे हैं, जहां स्मार्ट सिटी, स्मार्ट जोन जो बनने जा रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उन गांवों की तो फिरनी, जो गांव के चारों तरफ जो रोड है वो 100 फुट चौड़ा अभी से कर दें। और गांव के जो मुख्य मार्ग हैं, जो गांव में एंट्रेंस, इस गांव के आप मुख्य मार्ग नहीं होगा, मादीपुर गांव का नहीं होगा, सकौरपुर गांव का नहीं होगा, ख्याला गांव का नहीं होगा, बसई दारावर गांव के सभी गांव में नहीं है। तो उन गांवों को बचाने के लिए उनके जो बरातघर है, जैसे हम चौपाल में खड़े हैं, वो उसको डेवलप करके गांव वालों को चाबी दे दें। जो गांव की एग्रीकल्चर लैंड जो ग्राम सभा की है, वो 10 एकड़ हर गांव के साथ छोड़ दें, जिसमें चरागाह, मान लो गाय रखनी है किसी ने, तो वो 2 एकड़ चरागाह के लिए, 2 एकड़ बुजुर्गों के बैठने के लिए, जलाशय, जो जल संरक्षण की जो मुहिम सरकार भी अब बढ़ा रही है, तो हर गांव में उसको विकसित करने के लिए गांव के छोटे बाल वाटिका स्कूल, मैं बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा, हर गांव में प्राइमरी लेवल तक वह स्कूल विकसित अभी से कर दें। उनको आने वाले समय में रोजगार के लिए सभी गांवों को व्यावसायिक श्रेणी में, अभी आपने देखा होगा पूरी दिल्ली में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे या नगर निगम में जो काम करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, भाई रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल का सर्वे आप करें। तो ये तो हमें अभी से चिंता, मैं बहुत पहले से आवाज उठा रहा हूँ, सभी गांवों को व्यावसायिक श्रेणी में डाल दें, छोटा मोटा व्यवसाय गांव वाले खुद कर लें। और जो ऐसे उद्योग हैं जो इलीगल, जो बाहर से जिन लोगों ने गांव में जमीन ले ली है, जो पुराने शहरीकृत है, वो अगर इंडस्ट्री चला रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिससे गांव वालों को परेशान है, उनको तत्काल तुरंत बंद किया जाए, लेकिन रोजगार के साधन किए जाए। सरकार से हम भी आप 18 सूत्री मुद्दों को लेकर अब माननीय मुख्य मंत्री से भी हम एक मिलने जा रहे हैं। तो गांव की सुविधाएं जो है ना, पहले के समय में बहुत अच्छी थी, वर्तमान में शहरीकृत के नाम पे या शहरीकरण के नाम पे सारी सुविधाएं छीन ली गई है। वर्तमान में कोई गांव के पास सुविधा नहीं है। और ये जो रोड है, नाली है, बिजली है, ये सारे सभी जगह देना सरकार ने, ये हमारी मांग नहीं है, ये तो उनको करना ही करना है। दिल्ली सिर्फ इमारतों का शहर नहीं है, यह सड़कों के जरिए पढ़ी जाने वाली एक परतदार कहानी है। जीटी रोड, जिसकी जड़ें मौर्य काल तक जाती हैं, लाल किला, राजघाट और यमुना के घाट, जहां इतिहास एक ही रास्ते पर चलता दिखाई देता है। 90 के दशक की दिल्ली की अपनी एक वास्तुकला थी। ईंट वाले बंगले, छोटे बगीचे, घुमावदार बालकनियां और ऐसी गलियां जिनकी अपनी पहचान थी। लेकिन 2011 के बाद नियम बदले और दिल्ली ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। पुराने घर टूटे और उनकी जगह बहुमंजिला इमारतों ले ली। दिल्ली के गांव अब 2 अलग रास्तों पर बढ़ रहे हैं। कुछ गांव जैसे हौज खास, शाहपुर जट, हेरिटेज और कल्चर के नाम पर बाजार बन चुके हैं, जबकि कई गांव जैसे मादीपुर, कोलंबी खुर्द, नरेला के आसपास के इलाके धीरे धीरे अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में बदल रहे हैं। सामने जो बोर्ड दिख रहा होगा आपको, इसमें लिखा हुआ है कि मैं साहिबी नदी हूँ, कृपया कूड़ा कचरा डालकर मुझे गंदा न करें। अगर ऐसा कोई करता है तो जो अलर्ट किया गया है वो ये कि 50,000 रुपए तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी जिसने इन नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन जैसा कि जमीनी हकीकत दिख रही है कि जो बोर्ड में दर्ज है उसके उलट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। यह सिर्फ साहिबी नदी, जिसे अब नजफगढ़ नाले के नाम से दिल्ली वाले जानते हैं, उसी के साथ नहीं हुआ है। जो नहरें कभी खेतों को पानी देती थी, आज गंदे नालों में बदल चुकी हैं। भूजल नीचे जा चुका है। नगर निगम की सेवाएं गांव के भीतर मुश्किल से पहुंचती हैं। गांव कानूनी तौर पे शहरी हैं, उसी तरह से जैसे यहाँ पे वैधानिक चेतावनी दी गई है, लेकिन सुविधाओं के मामले में अब भी पूरी तरह से उपेक्षित। किसी शहर का इतिहास सिर्फ फ्लाईओवर्स, मेट्रो, सड़कों,
में नहीं रहता, वो रहता है घरों में, गलियों में और लोगों के जीने के तरीके में। दिल्ली बदल रही है, लेकिन इस बदलाव में उसकी पुरानी भाषा, उसकी पहचान धीरे धीरे गायब हो रही है। और शायद उसे दर्ज करना सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, बल्कि इतिहास को बचाने की कोशिश भी है, वह भी ऐसी जिसमें उसकी संस्कृति और उसकी स्मृतियां बची रहें। क्योंकि किसी शहर की आत्मा सिर्फ ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उसकी मिट्टी, उसके गांव और वहां रहने वाले लोगों की कहानियों में बसती है। और इसी कहानी को, दिल्ली की इसी कहानी को हमने अपने सहयोगी विनोद डबास और वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।